जब भी हम किसी फिक्शनल कैरेक्टर की बात करते हैं, चाहे वो सुपर हीरो हो या नॉर्मल हीरो हो या इवन एक विलेन हो, वो कैरेक्टर आपके लाइफ में कितना इन्फ्लुएंशियल है ये डिपेंड करता है कि आप किस हद तक उससे रिलेट कर पाते हो। क्योंकि अगर आप उस कैरेक्टर से अच्छे से रिलेट नहीं करते हो तो उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ है जिससे आप इंस्पायर होते हो, उन क्वालिटीज़ को आप अपने लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश उतना नहीं करोगे। वो कैरेक्टर बेसिकली एक इंस्पिरेशन ही बन के रह जाएगा। यू विल नेवर एस्पायर टू बी लाइक हिम। तो किस तरह के कैरेक्टर्स हमें एस्पायर करते हैं और हम कैसे उनसे रिलेट कर पाते हैं? रिलेट हम किसी कैरेक्टर से तब नहीं करते जब हमें उसकी कोई क्वालिटीज़ पसंद आती हो, या फिर उसके और हमारे एम्बिशन सेम हो, या फिर जब हम उसके ताकत से प्रभावित होते हैं। हम किसी कैरेक्टर से रिलेट तब करते हैं जब हमारी और उसकी कमजोरी एक जैसी हो। ये राइटिंग का हिडन फॉर्मूला है। एनी पर्सन जिसको जिंदगी में राइटर बनना है, द हिडन फॉर्मूला, और ये आपको एनिमे में थ्रू एंड थ्रू मिलेगा, विलेंस में भी मिलेगा। दैट्स वाई रीजन है एनिमे में तुम विलेंस पे भी रिलेट कर ले जाते हो। इट्स एक्चुअली, आई वुडंट इवन से व्हेन वी रिलेट टू अ कैरेक्टर व्हेन दे हैव द सेम वीकनेस, आई वुड जस्ट कॉल इट ह्यूमननेस। द स्टेट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स में हम 40 चीज़ों से ऐसे बंदे हैं जो हमें घुटने पे लाती हैं। 24 घंटे घुटने पे नहीं रख रही, लेकिन हमारे मन में हमने बहुत सारी चीज़ों पे घुटने टेक रखे हैं जिनसे हो सकता है आप फाइट कर रहे हो। वो कॉमनैलिटीज़ हैं ह्यूमैनिटी की। तो जब आप एक कैरेक्टर को वो चीज़ दिखा देते हो जहां से मैं इसको देख के इमीडिएटली कहता हूं हाँ ये मैं फीलिंग जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं उसको गरीब दशा देनी है, नहीं 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 नहीं, फीलिंग देनी है आपको। जब उसके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको पता है वो होना, महसूस करना क्या होता है, और वो एक चीज़ एकदम से जोड़ देती है आपको। एनिमे में भी बहुत खतरनाक चीज़ विलन के साथ कर देते हैं। एनिमे स्पेशली करता है, काफ़ी सारे एनिमेस मैंने देखा करते हैं कि आपको पहले वो बहुत ही खूंखार कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने, बहुत ही रूथलेस होगा, ये होगा वो होगा, उसके बाद वो आपकी उसकी ओरिजिन स्टोरी दिखा देंगे। लेकिन ओरिजिन स्टोरी में वो सिंपल एक इंसान है और उसके अपने रीजंस हैं, और वो रीजंस इतने ह्यूमन है कि आप उस ह्यूमननेस से कहते हो मैं समझ सकता हूँ ये क्यों कर रहा है, और आप विलन से भी रिलेट मार दिए। तो ये चीज़ है कि इट्स एक्चुअली द ह्यूमननेस। एवर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, मेक और राइट 3 or 4 थिंग्स जो भी अपना कैरेक्टर रख रहे हो that make them human, not necessarily कि वो घर में रहते हैं, that also makes them a human, not कि वो grocery shopping जाते हैं, no no, 4 experiences जो उनकी लाइफ में होते हैं जो कि human experiences हैं, जो कि रीडर immediately कहेगा okay। also एक और सीक्रेट बोलूंगा मैं, दूसरा जो होता है वो है make them react to those things kind of slightly uniquely, बट वो एक completely different मैं बात करूंगा फिर उसके। so I wanna continue with this video। हमारी गलतियाँ एक जैसी हो, वो भी उतना ही लिमिटेड हो जितना कि हम हैं। क्योंकि ऐसे में आपको यह एहसास होता है कि ही डजंट हैव एनी मोर एडवांटेज देन यू हैव, और तब ही हम किसी कैरेक्टर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाते हैं, उसके क्वालिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं। और बैटमैन ऐसी कैरेक्टर्स में से एक है जो बस एक इंस्पिरेशन ही नहीं बल्कि एक एस्पिरेशन है, समथिंग दैट वी ऑल वांट टू बी एंड कैन बी। बैटमैन इज़ a belief to turn tragedy into motivation, fear into strength and darkness into an ally। वो भी उसी चीज़ से स्ट्रगल करता है जिस चीज़ से हम और आप करते हैं अपनी आम जिंदगी में। इसीलिए आज बात करेंगे बैटमैन के 5 क्वालिटीज़ के बारे में, या फिर यूँ बोलो कि उसके 5 रूल्स जिससे वो अपनी पर्सोना को बनाता है, अपनी ज़िंदगी के कठिनाइयों का सामना करता है। माय नेम इज़ नजीब एंड यू आर वाचिंग स्टफ है। बैटमैन, आई डोंट थिंक सुपर हीरो यूनिवर्स में उससे ज़्यादा यूनिवर्सली लव्ड और एक्सेप्टेड और एडमायर्ड आई थिंक सुपर हीरो। आई वाज जस्ट रिसेंटली थिंकिंग अबाउट दिस, क्योंकि मैं मूवी रोज शाम को सोचता हूँ मैं जाऊँगा देखने, रोज एवरी सिंगल डे आई सिट एंड आई थिंक मैं बैटमैन देखने जाऊँगा। एंड मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों है मेरे अंदर अभी। आई एम फकिंग 32-year-old मैन। आई एम लाइक एट व्हाट पॉइंट विल आई स्टॉप क्रेविंग यू नो कि मेरे को थोड़ा बैटमैन चाहिए अपनी जिंदगी में। एंड आई रियलाइज लाइक मेरी वाइफ से मेरी बात हो रही थी, उसने ये कहा कि यू नो मेरा उसका लाइक आई वाज टॉकिंग टू हर अबाउट सम पर्सन जिसके साथ हो सकता है बैटमैन देखने जाऊँ, और एंड शी सेड ओके दैट्स अ गाय, ओके सो शी सेड लाइक मे बी उसका इंटरेस्ट नहीं है। एंड आई वाज जस्ट लाइक देयर इज नॉट अ सिंगल मैन जो बैटमैन नहीं देखना चाहता। लाइक बैटमैन हैज दिस थिंग, एंड स्पेशली बैटमैन, जहाँ पे गाइज आई वुड से, I don't know about girls कितना ज़्यादा, but guys especially most, या फिर I would say I'm yet to meet a guy जो कि बैटमैन के लिए पागल नहीं था।
that you don't have that thing for Batman. And it's very interesting because again, because he probably is, because you know वो human है, probably that, because Batman is the most humans can be. It could also be that stoic के point of view से भी, endurance, self building, कितनी पीक को हम टच कर सकते हैं कि इंसान अपनी औकात में रह के किस लेवल पे अपने आप को डेवलप कर सकता है, किस लेवल पे अपने आप को पुश कर सकता है. मे बी दैट सिग्निफाइज बैटमैन. आई डोंट नो, टू पीपल यू नो डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. probably is just badass. He's just a motherfucking badass superhero. नंबर 1, एक्सपोज योरसेल्फ टू फियर. खुद को अपने डर के सामने लाओ. अगर हम बैटमैन पे बात कर रहे हैं और फियर पे बात ना करें, ये पॉसिबल ही नहीं है. फियर इज सेंट्रल टू बैटमैन्स पर्सोना. और बैटमैन बहुत ही सही सब्जेक्ट है अगर आपको फियर को अच्छे से समझना है. फियर एक यूनिवर्सल इमोशन है. हम सबको पता है डर के बारे में, क्योंकि हम सब ने इसे महसूस किया है और आज भी करते हैं. आपकी चाइल्डहुड की फियर्स, आपकी टीनेज की फियर्स और अडल्ट और ओल्ड एज की फियर्स, ये सारे अलग अलग होते हैं. लेकिन इन चीज़ों में जो कॉमन होता है वो ये है कि वी ऑलवेज फियर थिंग्स दैट वी डोंट अंडरस्टैंड. मतलब कि हम अक्सर उन चीज़ों से डरते हैं जिन्हें हम अच्छे से समझ नहीं पाते, या फिर हम जो हमसे अनफेमिलियर हैं. तो कोई भी चीज़ जिसे आप नहीं जानते हो, आप समझते नहीं हो, या वो एलियन है आपकी सराउंडिंग्स और आपके जो भी चीज़ से आप यूज टू, उनसे हम डरते हैं. इसलिए हमारा इमीडिएट रिएक्शन होता है उनको चेक करना, उनको डेनिग्रेट करना, उनको नीचे करना, या फिर उनको किसी तरह से ह्यूमनाइज करना. और ह्यूमनाइज करके हम पहला हमारा रिएक्शन क्या होता है, उसको हमें कास्ट करना है, क्योंकि हमारे को सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डर लग रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता ये चीज़ क्या है और हमें लगता है शायद ये हमें हार्म कॉज कर सकती है. इसलिए इंसान चेंज से भी डरता है. समझे? चेंज तक से भी इसलिए इंसान डरता है क्योंकि वो चेंज अनफेमिलियर होता है और फेमिलियरिटी सेफ है. सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाइवल में हमें लगता है जो भी चीज़ हमारी चल रही है वो उससे हम जिंदा है. एक तरह से फियर इज डार्कनेस, एक अंधकार है, और इसी अंधकार में पनाह लेता है बैटमैन ताकि वो क्रिमिनल्स को डरा सके. बचपन में ब्रूस वेन जब उस केव में गिरता है तो उसमें बैट्स की फोबिया पैदा हो जाती है. फोबिया मतलब कि वो डर जो आपको पूरी तरह से पैरालाइज कर दे. फियर ऑफ ए सिचुएशन दैट इज आउट ऑफ प्रपोर्शन टू इट्स डेंजर. जितना खतरा नहीं है हम उससे भी ज़्यादा एस्यूम कर लेते हैं. स्केयरक्रो फोबिया पैदा करता है लोगों में अपने उस केमिकल के थ्रू. पर जब यंग ब्रूस बैट्स को फेस करने का हिम्मत जुटाता है तो उसे रियलाइज़ होता है जो वो चीज़ लाइफ में करना चाह रहा है उसका आंसर इसी फियर में है. जिस डर से वो भाग रहा था उसी डर का इस्तेमाल करके वो क्रिमिनल्स को डरा सकता है. और कभी कभी फियर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली फियर ऑफ डेथ. बैटमैन उस कुएं में जंप तभी लगा पाता है जब वो बिना रस्सी के ट्राई करता है, क्योंकि ऐसे में उसे मौत का डर होता है. फियर ऑफ डेथ इज़ एन अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन. इसलिए डर कोई गलत चीज़ नहीं है, ये एक नेसेसरी और एवोल्यूशनरी इमोशन है. और कभी कभी वाट यू फियर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ वाट यू सीक. रूमी का एक कोट है, द केव यू फियर होल्ड्स द ट्रेजर यू आर सीकिंग. सो एक्सपोज योर सेल्फ टू फियर. वहीं ब्यूटी है, वहीं ब्लिस है, और हाँ शायद वो आंसर भी जो आप अपनी ज़िंदगी में खोज रहे हो. फियर, एंग्जाइटी, ये सारे आप चीज़ समझो ना, ये सारे एंशंट इमोशंस हैं. जैसे जैसे आप मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन के थ्रू इंसान बने हो, वो फियर्स जो भी हैं, ये जो इमोशन है, एंग्जाइटी और फियर दोनों, ये आ रहे हैं उस इंसान बनने की प्रतिक्रिया से. यानी कि इंसान कितनी बार जब जंगल में अकेला चल रहा था, वो इंसान नहीं था, हमारे पूर्वज थे, जब वो झुंड में थे, तो वो फियर ने कई बार उनको बताया या बचाया, यहाँ कदम मत लो, अंधेरा हो रहा है, मे बी यहाँ मत जाओ, मे बी इधर रुक जाओ. एंग्जाइटी साइन था डेंजर का. अब एंग्जाइटी इसलिए दो तरह की होती है आज भी. एंग्जाइटी इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग. एंग्जाइटी आज भी कई बार होती है कि आपको लग रहा है किसी चीज़ का डर है, आपको कुछ खराब हो सकता है. सोशल एंग्जाइटी और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इमेजिनरी ओवर एग्जैजरेटेड या इमेजिन्ड सिनारियो जहां पे आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है एक्चुअल में, इसलिए आपको रिजल्ट से एंग्जाइटी हो रही है. लेकिन एंग्जाइटी का एक्चुअल एवोल्यूशनरी आंसर ये है, आपको सेफ रखना. आपका ब्रेन इसलिए सडनली आपको नॉक करके फ्लाइट और फाइट मोड पे ले आता है. नंबर 2, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. बैटमैन मिथोलॉजी का जो सबसे इंटीग्रल पार्ट है, जिसके फाउंडेशन पे ब्रूस वेन का ट्रांसफॉर्मेशन. एक सेकंड, एंड आल्सो दैट रूमी कोट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई रियली यू नो अग्री विद दैट कि ये जो है, द केव यू फियर होल्ड्स द ट्रेजर यू आर सीकिंग. आई वुडंट से द ट्रेजर यू आर सीकिंग, बट द केव्स, आई वुड लाइक टू मेक इट प्लूरल, क्योंकि काफ़ी केव्स हैं.
You fear holds the treasure. I wouldn't say treasure, Speaking. but So expose yourself to fear. वही ब्यूटी है. इस पर मैं 100% एक्सिस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे फियर, अगेन, कितनी बार जो भी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें डर लगता है स्टेप इन करने में. यहाँ पे कितने लोग हैं मेरे को देखते हैं जो कि अगर कोई नई बात कर रहे हो तो कहते हैं ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये प्रथा है, ऐसी चीज़ें होती आई हैं. एंड मैं समझ सकता हूँ तुम क्या बोल रहे हो. फैमिलियर है वो. इसका मतलब ये नहीं है जो अनफैमिलियर है वो गलत है. इसका मतलब ये नहीं है अनफैमिलियर है उसमें नए उत्तर नहीं है. ये समझो, बहुत खतरनाक चीज़ है. ज़िंदगी में मैं बहुत बड़ा इस बेवकूफ़ी में जिया हूँ. जब मैं छोटा था इस एरोगेंस में जीता था कि ट्रैवलिंग करना बेवकूफ़ वाली चीज़ होती है, क्योंकि दुनिया में मुझे जो भी चीज़ चाहिए वो यहाँ पे है. बाहर दुनिया में मुझे क्या दिखेगा, बाहर दुनिया में देख के मैं क्या जानूंगा, क्यों मैं जाऊँ नदी के किनारे बैठ के मैं चीज़ें देखूँ, मुझे को नदी क्या सिखाती. मैं ऐसे सोचता था. जब मैं बाहर निकला, मैं बता नहीं सकता मेरा कितनी चीज़ों से मैंने एक्सपीरियंस किया, नई नई एक्सपीरियंसेस जिन्होंने मेरे को नई नई चीज़ें सुचवाई. मैं नहीं कह रहा हर चीज़ का मतलब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है. इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सकता है 0% ही हुई हो, बट महसूस किया मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैं ज़िंदगी में कमरे में कभी ना कर पाता. बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव सिंपल एक जगह पे बैठ के मुझे लोगों को देख के मिले, जिन जिंदगी में लोगों को मैं कभी ना देखने वाला था, लेकिन वो उसी पृथ्वी में मेरे साथ जैसे मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ वो एग्जिस्ट कर रहे थे. इसी पल में तुम जहाँ बैठे हो, फ्रांस में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, तुम्हें पता है. पेरिस में पता नहीं कितने लोग क्या क्या जिंदगी जी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं. तुम उनसे जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाले. साउथ अफ्रीका में कितने लोग बैठे हैं. इस वक्त क्या क्या क्राइम्स हो रहे होंगे, इस वक्त क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी, हॉस्पिटल से लेके कैफे से लेके, कई जगह रात हो रही है, कई जगह दिन हो रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ कितने सारे इंसान हैं जो जी रहे हैं इस वक्त. कितने सारे, हम कभी सोचते नहीं हैं. ट्रैवलिंग ने एक चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत महसूस कराई, वो ये थी कि मैं पहली बार, सबको नहीं, उनमें से कुछ परसेंटेज लोगों को जिनसे मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाला था, मेरी डेस्टिनी में नहीं लिखा था मिलना या देखना, उनको एटलीस्ट देखने को मिला. कुछ लोग जो मेरे साथ मेरी पृथ्वी में, मेरे साथ मेरे ग्रुप के थे. हम लोग 2020 से 2100 की जनरेशन है, इसके बीच में टपक जाएंगे. मेरा ये ग्रुप है, ऐसे समझो. तुम लोग भी, हम लोग काइंड ऑफ एक ग्रुप के लोग हैं. हम लोग इस सेंचुरी के हैं. तो मुझे अपनी सेंचुरी कुछ लोग देखने को मिले, मुझे कभी जिंदगी में नहीं पता इनकी भी जिंदगी है. सोचो, मुझे नहीं पता मेरी इससे कभी दोस्ती होती कि नहीं होती, इनके साथ बैठूंगा कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा. कभी जिंदगी में कोई रिमोट कनेक्शन नहीं है जिसकी वजह से हम कभी साथ में बैठ पाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा. लेकिन एटलीस्ट मैं देख सकता हूँ. एटलीस्ट देखने से मेरा दर्द कम होता है. जिंदगी में कोई भी चीज़ों का मुझे लग रहा हो कि मेरे को लग रहा है मेरा दर्द क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है मेरे, तो वो सब कुछ है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने अराउंड दुनिया बना ली है छोटे से शून्य में. लेकिन जब मैं दुनिया में बाहर जाता हूँ, बैठता हूँ, चाहे पेरिस में बैठे हो, चाहे यूएसए में गए हो, चाहे मैक्सिको में हो, चाहे बांग्लादेश में ही हो, आई डोंट केयर. मैं कह रहा हूँ बस बाहर जाके जब बैठो, तुम्हें पता चलता है मेरी दुनिया से तुम क्यों कितने दूर होते हो ना. पहली बार अपनी दुनिया से तुम बाहर निकलते हो और दूसरी दुनिया देखते हो और तुम्हें लगता है अबे इतने लोगों की दुनिया चल रही है, यानी कि मेरी दुनिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. इतना बड़ा मीनिंग नहीं था मेरी दुनिया का जितना ज़्यादा मैं उसको सीरियसली ले रहा हूँ. इसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम होगी, इनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम होगी. तुम्हारा दिल करेगा काश मैं इससे बात कर पाऊँ, अब इस इंसान की जिंदगी क्या है, इसकी कहानी क्या है. लेकिन हमारा फियर, कितने लोग हैं जो देख रहे हैं इस वक्त, उनको जिंदगी में कभी कदम भी नहीं रखने देगा बाहर. आपका फियर आपको कहेगा नहीं नहीं जो चल रहा है चलने दो ना, जहां पे हो रहो ना, अरे चल तो रही जिंदगी, अरे क्यों जाना चाहते हो. पहली बार मैं तुम लोग से, पता नहीं, हो सकता है मैं यहाँ पे घसीटा मार रहा हूँ, बट मैं एयरपोर्ट जो था भाई, मैं ऐसा वाला लाइफ रही नहीं. छोटे से हम एयरपोर्ट आ रहे थे, मुझे याद है पहली बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है तो हम 4 घंटे पहले आ गए गधे की तरह, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है प्रोसीजर क्या होता. तो हम, ये हर एक इंसान की वो होती है, नेचर होता है, जिसने अपनी लाइफ में कभी उसको पता नहीं है इसमें प्रोसीजर क्या होगा, तो हम प्री प्रिपेयर या फिर ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा टाइम कैलकुलेट करके आते हैं. ठीक, ज़्यादा टाइम भी लगेगा तो ठीक है, प्रोसीजर फिगर आउट करने के लिए भी टाइम चाहिए. एंड मैं वो समझ सकता हूँ. पहली बार मेरा वो जो था कि होता कैसे है एयरपोर्ट. मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाउ यूट्यूब लाइक इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई व्लॉग करके मुझे दिखा रहा है कि ये होता है चेक इन, ये होता है चेक इन, ऐसे जाते हैं, फिर वहाँ पे टिकट होती है. अब मैंने कहा तो बहुत ईजी लग रहा है. फिर जब हो गया, मैंने कहा भाई ये था बस. बट उससे पहले डर था. डर होता है क्योंकि वो अननोन था, कभी नहीं किया.
कभी नहीं गए थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कभी नहीं पता था कि भाई कहाँ टिकट दिखानी पड़ती, क्या होता होगा, क्या प्रोसीजर होता होगा, कहाँ जाके मेरे पास तो एक प्रिंट आउट निकाली हुई टिकट है, अंदर कैसे जाते होंगे, कुछ नहीं पता था। पहली बार का अच्छा ओके, बट ये जाने से पहले डर था। मैं ऐसे 400 चीज़ें बता सकता हूँ तुम्हें जब पहली बार चीज़ें कर रहे होते हो, जो आता है डर। बट मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं ईजिली पावर थ्रू कर पाता हूँ अपने डर के, ईजिली, मेरी डर से नहीं फटती कभी। लेकिन बहुत लोग हैं अपनी ज़िंदगी में देखा इनकी डर से फटती है, और क्योंकि डर है इसलिए फटेगी आपकी। लेकिन अगर पावर थ्रू कर सकते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि सेकंड टाइम पे कभी डर नहीं लगता। जो चीज़ के बारे में डर है, जब एक बार कर लोगे तो पता चलेगा ये था, सेकंड टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पहले टाइम ही उनको रोक देती कई चीज़ें, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पावर थ्रू कर लो पहली बार में। वही ब्लिस है, और हाँ शायद वो आंसर भी जो आप अपनी ज़िंदगी में खोज रहे हो। और अगर नहीं भी खोज रहे हो, कई आंसर हैं जो कि आपको पता ही नहीं है क्वेश्चंस ज़रूरी थे, तो आपको जब वो आंसर मिलता है आपको पता चलता है वाह ये क्वेश्चंस भी इतने खूबसूरत थे, पता ही नहीं था। कई बार समझो तुम्हारे दिमाग में 40 क्वेश्चन है अभी इनके बारे में पता ही नहीं तुम्हें, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और वो तभी मिलते हैं, सेरेंडिपिटी कहते हैं उसको, एक्सीडेंटली। दुनिया में बहुत सारी सीख एक्सीडेंटल सीख होती हैं, और बहुत गजब सीख होती हैं, क्योंकि हम जो खोज रहे हैं वो तो हमारी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से है ना। दुनिया ऐसे चलती है, नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हमको जो 40 चीज़ें सिखा दी गई हैं, जो सब इंसान को सिखाई गई हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहाँ से हो गए? वो तो सबको ही पता है ना, कॉमन ट्रूथ्स हैं वो, और उसमें तो 90% फॉल्स हैं, उसको अराइवल फैलेसी भी कहते हैं। नंबर 2, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। बैटमैन मिथोलॉजी का जो सबसे इंटीग्रल पार्ट है, जिसके फाउंडेशन पे ब्रूस वेन का ट्रांसफॉर्मेशन बैटमैन में होता है, वो है ब्रूस के पेरेंट्स का डेथ। अ रिच किड एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। यहाँ एक बच्चा जिसे बहुत ही अर्ली एज में ये पता चल जाता है कि सिक्योरिटी इज़ टेम्पररी, इज़ फ्रैजिल। होता यूँ है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि आवर पेरेंट्स आर इमॉर्टल एंड वी आर वेरी सिक्योर, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो जब हम बड़े होते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि एवरीबडी इज़ इक्वली इंडेंजर्ड, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी कोई बहुत ही यंग एज में खो दे तो इसका बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उस बच्चे पे, और बहुत केसेस में नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। बहुत लोग ऐसे इवेंट से गुजरने के बाद काफ़ी हेल्पलेस हो जाते हैं, दे गिव अप, दे लूज मीनिंग इन देयर लाइफ। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस ट्रॉमा को यूज़ करके अपने ग्रोथ में तब्दील करते हैं। दे फ्यूल देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर ट्रेजिडी एंड दे डू इट बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। जब आपके चारों ओर चीज़ें बिखर रहे हों, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा हो, when things are falling apart around you, own it, अपनाओ उसे, take control of it, don't run away, because by taking control you affirm meaning into chaotic events. कंट्रोल और इंडिपेंडेंस बैटमैन के कैरेक्टर का बहुत ही एसेंशियल एस्पेक्ट है। इफ़ यू कांट कंट्रोल थिंग्स अराउंड यू, और उसमें तबाही मच रही है, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। केओस में बहुत इजीली तुम मैन्यूवर कर सकते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत केओस देखा है, और मुझे केओस में कामनेस, इन ग्रेट डिसऑर्डर और केओस ऑल्सो देयर इज ऑर्डर। इसको अगर समझ पाओ ना, वही है, यू कैन फाइंड ऑर्डर इन ग्रेट डिसऑर्डर इन केओस। उसने बहुत ही यंग एज से इसे अपने अंदर ढाला है, और उसे ऐसा करना पड़ा आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ। उसके लिए इस कंट्रोल को खोना मतलब खुद को खोना है और केओस को अपनाना है, विच ही नेवर डज। नंबर 3, बैटमैन नेवर मेक्स एन ईजी चॉइस। हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं बाय मेकिंग ए चॉइस। हमेशा हर सेकेंड आप कोई ना कोई चीज़ को चूज़ करते हो। हर पल आपके सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और आप उन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक चीज़ को चूज़ करते हो। आप बहुत सारे वीडियोज़ में से इस वीडियो को चूज़ किए देखने के लिए, वेल थैंक्स फॉर दैट। लेकिन पॉइंट ये है कि इट्स ईजी टू मेक ए चॉइस अगर उसका कोई इमीडिएट बुरा कॉन्सिक्वेंस ना हो। मतलब कि अगर बॉम्ब के दोनों तार काटने से ही बॉम्ब डिफ्यूज़ हो सकता है तो हम बिना सोचे समझे कोई भी तार काट देंगे, पर अगर उसमें से कोई एक तार काटने से बॉम्ब ब्लास्ट भी हो सकता है तो ऐसे सिचुएशन में पसीना छूट जाएगा। और बैटमैन के सामने जो सिचुएशंस होते हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। चाहे वो रैचल और हार्वी डेंट में से किसी एक को चूज़ करना हो, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स डेथ, खुद को मर्डरर दिखाना ताकि गॉथम के लोग यूनाइटेड रह सके, या फिर लॉ को हाथ में लेना ताकि गॉथम सिटी सेफ रहे। ये सारे चॉइसेस बहुत ही डिफिकल्ट है और साइकोलॉजिकली टफ भी, एंड प्रोबेबली द टफेस्ट ऑफ ऑल इज़ टू मेक ए चॉइस टू नॉट टू किल योर एनिमी। सच तो ये है कि बैटमैन जितना कॉम्प्लेक्स है वो उतना कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। नंबर 4, डेवलप सेल्फ कंट्रोल।
हम सब जानते हैं कि बैटमैन हैज़ नो सुपर पावर, और अगर उसके पास कुछ नियरेस्ट टू सुपर पावर है तो वो है ही इज़ रिच, बट दैट्स नॉट ट्रू। कोई चीज़ है जो बैटमैन को इतना पावरफुल और अलग बनाता है, तो वह है उसकी एबिलिटी टू कंट्रोल हिमसेल्फ, टू बी एबल टू बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन, जिंदगी के बहुत प्रिसाइसली। बैटमैन ये तो हमारा स्टूपिड सा जोक लिख दिया है, यू नो, आई एम रिच, ठीक है, एंड इट वाज मोर ऑफ अ तुम्हारा जोक सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो। बैटमैन सुपर पावर इज हिज यूटिलिटी बेल्ट, कुल मिला के एक्चुअल आंसर ये है, राइट। अगर उस यूटिलिटी बेल्ट हटा दो, उसका तो कुछ भी नहीं है, ही इज जस्ट अ गाय विद फिस्ट। बट बैटमैन सुपर पावर इज तुम्हारा हिज डिसिप्लिन्ड यूज एंड प्रैक्टिस ऑफ हिज स्ट्रैटेजीज। सो आई वुड से बैटमैन की एक्चुअल सुपर पावर है फोरसाइटेडनेस के बाद प्रिपेयर्डनेस, और उसके बाद फोरसाइटेडनेस और प्रिपेयर्डनेस से जो भी चीज़ें उसने सीखी हैं, जो मार्ग उसने लेआउट किए हैं, उनको एक खतरनाक डिसिप्लिन में फॉलो करना। बैटमैन ऑलमोस्ट खुद कह सकते हो अपने खुद के रूल्स का गुलाम है। I wouldn't say gulam, but I don't know a word for that. He's a student is a better word. Or an apprentice is a good word. He's an apprentice of his own rules. Because, and this is the most complex thing of Batman. Batman, बहुत सारी कॉमिक्स हैं तुम्हें मिलेगा जहाँ पे वो क्लियर डिलिनेशन ये है कि बैटमैन और हार्वी डेंट और जोकर, इन सब में एक्चुअली में कोई फर्क नहीं है। बैटमैन इज एज unhinged is a good word as तुम्हारा हार्वी डेंट या जोकर, एंड आई वुड से हार्वी डेंट इज अ मच क्लोजर एग्जाम्पल देन जोकर, क्योंकि जोकर तो कंप्लीटली आउट है, ठीक है, दिमाग से। बट इस पे भी बहुत सारे पैरल्स ड्रॉ हुए हैं कि जैसे मर्डरस जो भी फ्रेंजी में जोकर जीता है, बैटमैन सपनों में जीता है, बस जोकर उसको रियलिटी में जी रहा है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बैटमैन और जोकर में जो है, अगर मर्डरस फ्रेंजी में भी आना हो, मर्डर करना हो, ये करना वो करना, वो उसमें यही है कि बैटमैन बस वो करेगा नहीं, क्योंकि जिस दिन उसने वो कर लिया, ये पैरल्स मैं आपको डायरेक्ट कॉमिक्स से बता रहा हूँ, बहुत सारों में, कि द ओनली रीजन वाई ही डजंट इज बिकॉज ही नोज ही वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ, नॉट बिकॉज ऑफ सम मॉरल कोड, बिकॉज दैट्स द ओनली लाइन दैट इज होल्डिंग हिम फ्रॉम तुम्हारा बीइंग अ कंप्लीट मेनियक, अ क्रेजी साइकोपैथ, and who he is, the son of his parents. It's very complex. Batman, I think, यही reasons हैं. So he has to be so incredibly disciplined कि वो कभी भी, चाहे उसकी अर्जेस कितनी साइकोपैथिक हों, वो अपने रूल्स ब्रेक ना करे। तो वो डिसिप्लिन्ड है, इसलिए वो अप्रेंटिस है, इसलिए शायद मैंने गुलाम वर्ड यूज किया, अपने रूल्स का। चाहे उसका कितना मन करे मारने का जोकर को, वो नहीं तोड़ेगा रूल, चाहे कितने लोग की मृत्यु हो जाए उसके कारण, इनडायरेक्टली। एंड ये चीज एक्नॉलेज बैटमैन कई तुम्हें मिलेगा, करता है कई बार, ही इज एक्नॉलेज की हाउ मेनी पीपल ही हैज इनडायरेक्टली किल्ड। रेड मास्क, रेड हुड, उसमें है, ही एक्नॉलेजेस। बहुत से सिचुएशन में सक्सेस पाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने इम्पल्सेस को रेगुलेट करें, उसे कंट्रोल करें, दैट वी डिले द ग्रेटिफिकेशन। आज की जो सोसाइटी है, कल्चर है, इट्स अबाउट इंस्टेंट रिलीफ, क्विक सेटिस्फैक्शन, डिस्ट्रैक्शन। देयर इज ए होल जनरेशन वी हैव रेज्ड हु आर स्लेव टू देयर इम्पल्स। लोग 2 दिन की चांदनी के लिए अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। दे आर विलिंग टू डू स्टूपिड थिंग्स। बैटमैन जब क्रिमिनल से लड़ रहा होता है तो उसका भी नेचुरल इम्पल्स होता है कि उसे मार दे, लेकिन वो उस डिज़ायर को सप्रेस करता है। ही एग्जर्ट्स सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि मारना उसके वैल्यू सिस्टम से अलाइन नहीं होता है। पुलिस कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को इसीलिए ट्रस्ट करता है क्योंकि ही नोज नो मैटर व्हाट हैपेंस, बैटमैन विल नेवर ब्रेक, ही विल नॉट लूज हिज सेल्फ कंट्रोल, ही विल नॉट किल। सेल्फ रेगुलेशन एक मसल की तरह है। वी ऑल हैव अ मस्कुलर एबिलिटी टू रेगुलेट आवर इम्पल्सेस। ब्रूस वेन ने अपने इस मसल को डेवलप किया है, उस पर काम किया है। इनफैक्ट ही हैज़ ए स्ट्रॉन्गर कैपेसिटी फॉर सेल्फ रेगुलेशन देन एनीवन एल्स, एंड इट्स ऑलमोस्ट ए सुपर पावर, the power of self-control. But that's the thing now. It is a superpower, self-control, by the way. But he has to understand. He's dedicated his life to this. He does not do anything else. Superman लोइस लेन से प्यार भी करता है, उसकी रिलेशनशिप भी है, नौकरी भी करता है वो, वंडर वुमन की सोशल लाइफ भी है, यू नो, उसके अपनी फैमिली चल रही है थेमिस्केरा में। ग्रीन लैंटर्न की अपनी, तुम्हारी क्या नाम है उसकी, मैं भूल गया,
पर्पल स्कारलेट बनती है शायद, वो जो भी है, उसकी अपनी गर्लफ्रेंड है, ग्रीन लैंटर्न की अलग स्टोरी चल रही है, ठीक है, और पायलट भी है वो, बट आई थिंक पायलट वाला वो चीज़ आई डोंट नो कंटिन्यू करता है कि नहीं करता है हेल जॉर्डन। बट तुम सबकी लाइफ में देखोगे दे हैव अ डबल लाइफ। ब्रूस वेन एक, अगेन वापस हम कॉमिक बुक्स में जाते हैं, यू नो एक स्टोरी थी जहाँ पे तुम्हारा बैटमैन का माइंड कंट्रोल हो चुका है एंड बैटमैन ब्रेक्स आउट ऑफ इट। तो सब लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तुमने माइंड कंट्रोल कैसे तोड़ दिया? तो सिंपल सा उसका आंसर ये था बैटमैन का कि मेरे दिमाग में जो आवाज़ थी, जो मुझे लग रहा था कि मैं ही हूँ क्योंकि माइंड कंट्रोल हो चुका है, वो मेरे को ब्रूस वेन बुला रही थी। एंड ही सेज आई नेवर कॉल माई सेल्फ ब्रूस। तो रियल लाइफ में भी बैटमैन एक्चुअल में बैटमैन है, ब्रूस इज अ कैरेक्टर, ही इज फुल टाइम बैटमैन। Number 5 and the most important one, never lose meaning in your life. सुपर हीरोज़ की दुनिया में जितने भी विलन्स हैं उनमें से जो सबसे ख़तरनाक, भयानक और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब विलन्स होते हैं वो अक्सर बैटमैन के विलन्स होते हैं। रिडलर, टू फेस, स्केयरक्रो, जोकर, दे आर ऑल वॉकिंग डेफिनेशन ऑफ डिसफंक्शन। और अगर आप क्लोजली इन सारे विलन्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे बैटमैन के ही ट्विस्टेड मिरर इमेज है। मतलब कि जिस इमोशनल ट्रेजेडी का यूज़ करके बैटमैन गॉथम सिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है, ठीक वैसे ही इमोशनल ट्रेजेडी का यूज़ करके ये विलेंस गॉथम को बर्बाद करना चाह रहे हैं। लाइक बैटमैन दे हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड ट्रेजेडी। ये लोग भी उतना ही ऑब्सेस्ड है जितना कि बैटमैन है, लेकिन बैटमैन का पर्सपेक्टिव है उसके साथ कुछ बुरा हुआ एंड नाउ ही विल इंश्योर कि ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो। मीनवाइल उसके विलेंस का मानना है आई हैव सफर्ड और अब पूरी दुनिया को सफ़र करना पड़ेगा, द होल वर्ल्ड विल हैव टू पे फॉर इट। और ये सारे विलेंस बैटमैन को एग्जैक्टली उसी जगह अटैक करते हैं जहाँ से उसे तोड़ा जा सकता है, जहाँ से उसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। स्केयरक्रो फोबिया पैदा करता है, पॉइजन आइवी लस्ट, पेंगुइन उसके इन्फ्लुएंस को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, बेन उसके विल पावर को तोड़ना चाहता है, एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल जोकर, जो बैटमैन को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो भी उसके ही जैसा है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है। You complete me. You're garbage who kills for money. Don't talk like one of them. You're not. To them, you're just a freak. Like me. इसीलिए बैटमैन की रियल स्ट्रगल गॉथम के क्रिमिनल्स से नहीं है, बल्कि उसकी स्ट्रगल उसके इंडिविजुअल लेवल पे है कि कैसे वो अपने लाइफ में मीनिंग हमेशा बरकरार रखे, कि कैसे वो अपने अंदर से यह बिलीफ ख़त्म ना होने दे कि डीप डाउन देयर इज़ अ गुडनेस इन एवरीवन।